देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बहुत स्वागत है आपका दमदार चैनल में। अगले कुछ मिनटों में हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। देश के चुनावी मौसम से लेकर कई राज्यों में हिंसा के बाद बिगड़े हुए माहौल से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको दूंगी। कनाडा के पॉलिटिकल एजेंडे पर भारत ने कैसे प्रहार किया, पूरी खबर आपको बताऊंगी। साथ ही पाकिस्तान में 9 साल के बाद भारत का कोई विदेश मंत्री जाने वाला है, इसका भी अपडेट होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मचे हुए बवाल की हकीकत क्या है वो आप जानेंगे। तो साथ ही मुंबई में बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में आज पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है। आज 2 और राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है। पंजाब में आज पंचायत के लिए दंगल हो रहा है। इसके अलावा मुंबई में रोड रेस और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दमदार चैन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रही हूं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। काफी लंबे समय से दोनों राज्यों की चुनाव तारीखों का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। वहीं झारखंड में 5 चरणों में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र की 288 सीट और झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा। दोपहर 3:30 बजे आप इंडिया टीवी पर लगातार बने रहिएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया। राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में आकर हरियाणा के साथ ही झारखंड में चुनाव नहीं कराया। अब झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के बाद घबराहट में है। आज तारीखों की घोषणा की जा रही है। महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपये देने की बात हो गई, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। तो कांग्रेस का रिएक्शन अपनी तरफ है और वहीं चुनाव आयोग की तैयारी अपनी। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, हमारे संवाददाता मुंबई से दिनेश मौर्य और नीतीश चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही से जानकारी ले लें देवेंद्र, आज चुनाव आयोग जो घोषणा करने जा रहा है उससे लेकर और क्या जानकारी आ रही है, कितने फेज में चुनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है? और महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव जो 47 लगभग होने हैं, 3 उसमें लोकसभा है, 47 विधानसभा है, इन सबका ऐलान आज चुनाव आयोग करने वाला है 3:30 बजे। और फेजेस की उम्मीद की बात करें और जो अभी टाइम फ्रेम बचा हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो बातचीत हुई है उससे ये समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव 1 फेज में कराया जा सकता है और झारखंड अधिकतम 3 फेज से ज़्यादा की तारीख अब नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र के साथ ही कराना है झारखंड का चुनाव जो कि कराया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, मतलब 20-21 नवंबर तक काउंटिंग की प्रक्रिया सारी पूरी कर ली जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया सारी पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में जो 28 से 45 दिन का गैप देना होता है, कम से कम 28 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन, तो उस गैप के हिसाब से अगर आप देखें तो लगता नहीं कि झारखंड में 3 से ज़्यादा फेज में चुनाव हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार रहेगा कि आखिर 3:30 बजे वो किन तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो कही जा रही थी राजनीतिक दलों द्वारा कि महाराष्ट्र के साथ क्यों कराया जा रहा है, पिछली बार भी अगर आप देखें तो झारखंड का चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही हुआ था और उस लिहाज से इस बार भी ये तय माना जा रहा था पहले से ही कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उसकी बड़ी वजह ये रहेगी कि हम सभी जानते हैं कि शीतलहर का प्रकोप
बहुत जी। प्रभावित करता है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उन सारे पूर्वी राज्यों को। तो वैसे कंडीशन में दिसंबर में वहाँ चुनाव कराया जाना निश्चित तौर पर मतदाताओं के लिहाज से भी मुश्किल होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि एक साथ चुनाव कराया जाए और 26 नवंबर से पहले करा लिए जाए। नहीं, जेएमएम तो देवेंद्र आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी को तो कल ही ये पूरी जानकारी मिल गई थी, इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है। और इसमें दो चीज़ें मीनाक्षी, पहली बात यह कि ये आरोप इस लिहाज से लगाया गया कि कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कोई एक बयान दिया था उसमें उन्होंने इस बात को कह दिया था, लेकिन अंदाज़ा के हिसाब से अगर बात करें तो जैसे हम लोग तो हमें तो अंदाज़ा था कि हाँ आज ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, न्यूज़ में जो भी हैं उनको ये अंदाजा था कि आज या कल चुनाव की तारीखों का ऐलान निश्चित तौर पे कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और हाँ स्पेसिफिक डेट नहीं पता होता। ये ज़रूर है कि अगर आपको ये पूछ दे कि चुनाव कब होगा स्पेसिफिक, वो नहीं पता रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें भी सप्ताह पूछें कि किस सप्ताह में हो सकता है, नवंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकता है, उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कि एक दिन पहले अगर किसी को जानकारी थोड़ा बहुत मिल जाए, थोड़ा सेंस मिल जाए। लेकिन निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है और राजनीति इतनी कटु हो चुकी है झारखंड की भी कि उसमें भी किसी लेवल पे जाया जाएगा दोनों ही पक्षों के द्वारा, खासतौर पर तब जब एक मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं और उसके बाद आपने देखा कि आरोपों का सिलसिला कैसे चला है। तो वही तस्वीर नजर आएगी चुनाव के तारीखों के ऐलान पर भी। मीनाक्षी जी, दिनेश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिनेश, महाराष्ट्र में भी पॉलिटिक्स बहुत ही गर्म दिखाई दे रही है। अब आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा, सब किस तरीके की तैयारी और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दोनों ही जो बड़े गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, दोनों की लगभग तैयारी हो चुकी है। क्योंकि एक एजम्पशन किया जा रहा था कि आज इसी हफ्ते में हो सकता है और आज को लेकर स्पेसिफिक जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे, दोनों गठबंधन से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि चाहे किसी भी तारीख का ऐलान करें, हम पूरी तरह से तैयार है। जो गलतियां लोकसभा चुनाव में महायुति से, खासतौर पे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों से हुई थी, उससे वो रिपीट नहीं करना चाहते और इसीलिए पिछली बार काफ़ी देरी कर दी थी। इसलिए आज संभवतः 2:30 बजे महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिंदे सेना की जो पहली लिस्ट है वो संभवतः आज जारी हो सकती है। कांग्रेस ने भी आज बैठक बुलाई है, उनकी बैठक के बाद वो भी तैयारी कर रहे हैं कि वो भी अपनी जॉइंट पहली लिस्ट जो है अगले 1 से 2 दिनों में वो जारी कर सकते हैं। और जैसे कि जेएमएम के सत्ताधारी पार्टी वहां आरोप लगा रही थी चुनाव आयोग पर, ठीक उसी तरह का आरोप जो है यहाँ पर ठाकरे सेना ने भी लगाना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग आज जो भी तारीखों का ऐलान करेगी वो उन्होंने पहले ही बीजेपी से कंसल्ट किया हो, उसके बाद ही आज ऐलान होने वाला है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ से अभी से ही महाविकास आघाड़ी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये तो राजनीतिक आरोप है और हर बार जो विपक्षी दल है वो लगाते रहते हैं। दिनेश, आप रहिए हमारे साथ। नीतीश चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, झारखंड की भी बात करें और खासतौर पर जेएमएम और कांग्रेस की बात करें, हरियाणा में जो कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी और राज्य में ये दोहराया जाए। ओवर कॉन्फिडेंस होकर वो कोई गलती नहीं करना चाहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और सबको इंतज़ार जिस बात का था कि चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद फिर आगे की प्रक्रियाएं होंगी। और पिछले कुछ दिनों से झारखंड में राजनीतिक दलों के बीच जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी। एनडीए की तरफ से तो बजाबता खुलकर कह दिया गया कि कौन कितनी सीटों पर लगभग लड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी तरफ से ये ऐलान भी कर दिया है कि जेडीयू को 2 सीटें हम दे सकते हैं, एलजेपी को 1 सीटें दे सकते हैं और आजसू जो कि सहयोगी पार्टी है उसको 9 से 11 सीटें दी जाएंगी। तो आप समझिए कि तैयारी पहले से चल रही थी। हाँ, कांग्रेस में इसको लेकर जरूर इस जो इंडिया गठबंधन है वहाँ एक दबाव हो सकता है देखने को मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि हमें पिछली बार से ज़्यादा सीटें चाहिए, आरजेडी भी कह रही है कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस के नेता ने तो रोटेशनल सीएम की बात कह दी थी कि कभी कुछ महीने तक जेएमएम का मुख्यमंत्री होगा, कुछ महीने तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में जाहिर है जो खींचतान है वो सामने आएगी और निश्चित रूप से जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद और ये खींचतान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीतीश, केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि ये खींचतान तो महाविकास आघाड़ी में भी दिखाई देगी और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि किस तरीके से दोनों ही जगहों पर कांग्रेस अपनी रणनीति प्ले करती है। बहुत शुक्रिया आपका सभी का पूरी जानकारी के लिए। बात उत्तर प्रदेश के बहराइच के बवाल की अब कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश का बहराइच 2 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। जमकर पथराव हुआ, गोलियां चली, एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन आज बहराइच में हालात कैसे हैं इसका ताजा अपडेट आपको दे दूं। बहराइच में हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति है लेकिन हालात कंट्रोल में है। आज कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है।
तनाव को देखते हुए आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई अफवाह को फैलने से रोका जा सके। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद प्रशासन एक्शन में है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी के मामले में भी 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 नामजद अभियुक्त हैं। इसमें से एक आरोपी राजा उर्फ साहिब खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हिंसा प्रभावित इलाके में पीएफसी की 12 कंपनी, सीआरपीएफ की 2 कंपनी, आरएफ की 1 कंपनी तैनात की गई है। साथ ही हालात को सामान्य करने के लिए सरकार ने 4 आईपीएस, 2 एएसपी और 4 सीओ की अतिरिक्त तैनाती कर दी है। बहराइच के महाराजगंज में भी जो हिंसा और बवाल की तस्वीरें हमने देखी, उसकी बड़ी वजह मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव होना ही था। पथराव के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग भड़क उठे। रामगोपाल मिश्रा की अब्दुल हमीद की छत पर जाना, वहां से भगवा झंडा लहराना, इसके बाद ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, कैसे और कहां से गोली मारी गई, इसकी पूरी रिपोर्ट आप देखें और उस घटना को समझें। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड देख रहे हैं, इसी रोड से दुर्गा जी की मूर्ति का जो विसर्जन होना था वो तय कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से निकल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि जिस छत के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, वो कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि इसी छत से, ये अब्दुल हमीद की छत है, इसी छत से बाकायदा एक पत्थर चलाया जाता है और वो पत्थर बाकायदा दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उनके हाथ पे लगता है। मूर्ति खंडित हो जाती है, हिंदू पक्ष आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि रामगोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है, तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है रामगोपाल मिश्रा के ऊपर। और उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है रामगोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है रामगोपाल मिश्रा की उसको नीचे लेकर के जाता है। यहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साइकिलें यहाँ भी गिरी हुई हैं, सामान यहाँ पे भी अस्त व्यस्त है और यहाँ पर उस समय किस तरीके के विजुअल्स रहे होंगे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से फिलहाल बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से रामगोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेके जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान रामगोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से, उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक
राइफल जैसी चीज़ भी नज़र आती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।